जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बिना देर किए अगला पेपर शुरू करते हैं। ये जो पेपर है जैसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये शिलोंग का है पेपर। ये शायद शिलोंग एआरओ का है जो सन 2020 में हुआ था पेपर जनवरी में, या फिर सेंटर भर्ती का है। तो बिना समय गवाए हम पेपर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला, भारत सन स्वतंत्र हुआ कब हुआ? सबको पता है, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो सन 1947 में स्वतंत्र हुआ भारत। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? देखो, आनंद मठ एक उपन्यास है। इसको देखो, जाना जाता है जो हमारा राष्ट्रगीत है। ध्यान रखना, आनंद मठ से ही लिया गया है। और जो राष्ट्रगीत है वो कौन सा है? वंदे मातरम। यहीं से लिया गया है और इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रगान का भी ध्यान रखना, वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगान और कौन सा राष्ट्रगान? जनगण मन अधिनायक। तो ध्यान रखना, आनंद मठ से लिया गया है आपका राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो कि किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और जो आपका राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेन कंट्री, मेन स्टेट, इनकी आपको राजधानी याद रखनी है और जो मेन कंट्री उनकी मुद्राएं भी याद रखनी है। तो यहां पे देखो, लखनऊ ये यूपी, रांची ये आपकी झारखंड की है। बाकी दो राजधानियां नहीं है, शहर हैं अलग अलग राज्यों के। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? देखो, बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी की। ये पहले राष्ट्रपति हैं, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। राधा कृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति थे। ध्यान रखना, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति थे और दूसरे क्या है? उपराष्ट्रपति, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डॉक्टर राधा कृष्णन। अब देखो, वीवी गिरी की बात करें, ये चौथे राष्ट्रपति हैं, और हुसैन जी की बात करें, ये तीसरे राष्ट्रपति हैं और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। थार का रेगिस्तान किस देश में है? देखो, मैंने रेगिस्तान से संबंधित क्वेश्चन बताया, आप देख रहे हो लगभग हर एग्जाम में रेगिस्तान से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। नेपाल में कोई भी रेगिस्तान नहीं है। मंगोलिया में मैंने बताया था, कौन सा है? गोभी का मरुस्थल है, जो कि सबसे ठंडा भी है। मैंने बताया था सबसे ठंडा है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। इजिप्ट, यहां पे आपका सारा मरुस्थल है और यहां पे आपका थार का मरुस्थल है। और मेन जो थार का मरुस्थल है, जो उसका मेजर पार्ट है, वो आपका राजस्थान में है। तो थार का रेगिस्तान कहां पे है? भारत में। ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से संबंधित है? ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। जादूगर तो किससे संबंधित है? हॉकी से। ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद उस टीम के सदस्य रहे जिस टीम ने 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। कहां पे? ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियन रहे 3 बार इनके टाइम पे। इसीलिए जो भारत का जो राष्ट्रीय गेम है हॉकी है। पहले हॉकी में बहुत मेडल लेके आते थे, स्वर्ण पदक पक्का होता था इंडिया का लगभग। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? देखो, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, जिन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। और इसके अलावा पहले उप प्रधानमंत्री के अलावा पहले गृह मंत्री भी रहे हैं भारत के। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
8, भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? देखो यहां हम तीनों रंगों की बात करेंगे। यदि भारत के सबसे पहले करें केसरिया, देखो केसरिया की बात करें, जो हमारा केसरिया रंग है ये किस चीज का है? तो ध्यान रखना केसरिया रंग ये देश की शक्ति, साहस, त्याग और बलिदान को इंगित करता है भाई। सफेद, सफेद किसका है आपका? शांति, सत्यता। ध्यान रखना जो सफेद है वो आपका शांति हो गई, सत्यता हो गई, और ये शुद्धता और भोलेपन का प्रतीक है। और जो आपका हरा रंग है, जो हरा रंग है वो आपका नाम से ही पता चल रहा है, देखो हरियाली से संबंधित है। ध्यान रखना किससे? हरियाली से। ये विश्वास, उर्वरता, ठीक है, खुशहाली, ठीक है, तो खुशहाली या हरियाली भी बोल देते हैं, उससे संबंधित है, ठीक है, हरा रंग। और इसमें एक चीज और है बेटा, जो अपने चक्र होता है, चक्र होता है वो किससे संबंधित है? जो चक्र है वो धर्म चक्र होता है बेटा आपका। क्या है वो? धर्म चक्र है, ध्यान रखना। तो ये आ जाते हैं कई बार, ये धर्म चक्र का प्रतीक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। सब रंगों का ध्यान रखना, मैंने सारों का बता दिया है। और ध्यान रखना बेटा, यदि आपको ये पेपर अच्छे लग रहे हैं, आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है, उनके लिए रिकमेंड करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का फायदा ले सके। इसके बाद चलिए आगे। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? देखो 4 वेद हैं, और मैं आपको बता दूंगा बेटा चारों वेदों से जो संबंधित क्वेश्चन हैं वो क्या क्या बनते हैं, और वही क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ऋग्वेद पे। देखो ऋग्वेद ये सबसे पुराना है, और इसमें प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है। और एक ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, अवेस्ता से इसकी बहुत समानताएं हैं, अवेस्ता से इसकी बहुत समानताएं, प्रार्थनाओं का संकलन है, सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है, शायद तीसरे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो गया? ये ऋग्वेद। इसके बाद आता है आपका सामवेद। देखो सामवेद, सामवेद संगीत शास्त्र पर सबसे प्राचीन पुस्तक है, शास्त्र पर सबसे प्राचीन पुस्तक है। सामवेद संगीत शास्त्र पर सबसे प्राचीन पुस्तक है। यजुर्वेद की बात करें, ये यजुर्वेद है, ये अच्छा मिटेगा नहीं, ये यजुर्वेद। जो आपका यजुर्वेद है गद्य और पद्य में संकलन है, गद्य और पद्य में संकलन है इसका। अथर्ववेद आपका तंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब आपका किसमें आता है? अथर्ववेद में आता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, ठीक है। औषधि विज्ञान संबंधी जानकारी भी यहीं से मिलती है हमें, औषधि विज्ञान संबंधी जानकारी भी यहीं से मिलती है। तो ध्यान रखना बेटा, यही क्वेश्चन है जो घूम फिर के आते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं आपके इन चारों वेदों में ज्यादातर। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली किस नदी के स्थल पर है? देखो सरयू, सरयू नदी पर आपका अयोध्या है, अयोध्या है। यमुना नदी पे आपकी देखो दिल्ली भी है, मथुरा भी है, आगरा है। ध्यान रखना आगरा में जो भी आपके ताजमहल है, लाल किले हैं, वो सब इसी के किनारे बने हुए हैं। गोमती के किनारे आपका लखनऊ शहर बसा हुआ है। तो ध्यान रखना कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिल्ली कौन सी नदी के किनारे हो गई? यमुना नदी के किनारे स्थित होगी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साइकिल का आविष्कार किसने किया? देखो बैरन कार्ल वॉन डैश ने साइकिल का आविष्कार किया था, ध्यान रखना। और इन्होंने कब किया था? लगभग 19वीं सदी में किया था इन्होंने, ध्यान रखना। कब किया था? लगभग 19वीं सदी में किया है। आई थिंक
17 में इन्होंने साइकिल का आविष्कार किया था। आविष्कार ध्यान रखना ज्यादातर चीजों के आते हैं। भारत में स्थित, देखो बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप सबसे ऊंची चोटी दिखेगा और आप जाओगे माउंट एवरेस्ट पर। बिल्कुल सही बात है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यह भारत में स्थित नहीं है। माउंट एवरेस्ट आपकी कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो नेपाल में स्थित कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अब बाकी देखो, ये इनमें आओ, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसको केटू भी बोलते हैं या कंचनजंगा भी कहा जाता है, उसे कंचनजंगा कहा जाता है। तो भारत में सबसे ऊंची केटू या कंचनजंगा। विश्व की पूछे तो माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके बीच हुआ? देखो पानीपत के 3 युद्ध हुए। पानीपत का पहला युद्ध हुआ है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी। जो दूसरा युद्ध हुआ है वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। जो तीसरा युद्ध हुआ है ये शायद 1556 ईस्वी में हुआ है। तीसरा युद्ध हुआ है 1761 में हुआ, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ये बोल सकते हैं। मराठों में भी जो सदाशिव भाऊ थे, सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ये 1761 में हुआ है शायद, देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? वो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ध्यान रखना। और ये सन 1526 ईस्वी में हुआ था, यहीं से इसका आगमन हुआ था। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, उसके बाद चंदेरी का, कई युद्ध हुए थे। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी आ जाएगा इसका पहला ही। ठीक है, शेरशाह और सूरी एक ही है। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप और बाबर के बीच में भाई कोई युद्ध नहीं हुआ है। महाराणा प्रताप और बाबर के बीच में नहीं हुआ है, वो अकबर के बीच में। बाबर के बाद आपके हुमायूं आएंगे, हुमायूं के बाद अकबर आते हैं। इसके बाद चलिए आगे। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, देखो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी आपका शुतुरमुर्ग है। 3-4 फीट ऊंचा होता है। और ध्यान रखना ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, केवल दौड़ता है। और ये इतना बड़ा होता है, लगा लो आप इसके एक अंडे की आमलेट 10-12 लोग खा सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा हो गया? शुतुरमुर्ग। ध्यान रखना उड़ नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की है। केपलर ने ग्रहों से संबंधी नियम दिए हैं। 3 नियम है, ग्रहों से संबंधित जो नियम है वो इन्होंने दिए हैं। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है बेटा, वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, ध्यान रखना। उन्होंने आपके प्रोटॉन की खोज की है। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। तो इसका जो राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? सर जे थॉमसन ने की है। इसके बाद चलिए, बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है? ध्यान रखना, जो बिजली की वायरिंग की जाती है वो आपका, उसमें जो सबसे उपयोगी है वो तांबे का तार है। वैसे ध्यान रखना उसके लिए उपयोगी तांबा और चांदी, ये सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर उपयोग में लिया जाता है बिजली की वायरिंग के लिए वो कौन सा लिया जाता है? तांबा। H2O2 ये किसका सूत्र है? देखो इसके बाद आते हैं H2O2, ये किसका सूत्र है? एक चीज ध्यान रखना बेटा, यदि आपको ये पसंद आ रही है क्लास तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आगे इसके लिए रिकमेंड करो। ठीक है, तो H2O2 ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र है। ठीक है, ना पानी का है, ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ना हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र है। इसके बाद आइए आगे, क्वेश्चन नंबर, लाइटेस्ट गैसेज, सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखो सबसे हल्की गैस इनमें से कौन सी है? CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो इनमें जो सबसे हल्की है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस के बारे में एक ध्यान रखना,
ये आपकी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ध्यान रखना अत्यधिक ज्वलनशील है, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और अत्यधिक ज्वलनशील है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। जैसे अभी गाड़ियां आ रही हैं, आप देख रहे हो, अभी डीजल पेट्रोल की थी, अब आगे ईवी आ रही है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो हाइड्रोजन ईंधन की होगी बेटा, इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन के बारे में पता ही है आपको, ये प्राणवायु है, और नाइट्रोजन ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और दूसरे नंबर पर कौन सी पाई जाती है? आपकी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इसके बाद चलिए आगे, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए देखो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो नाइट्रोजन की होती है। ज्यादातर जो खाद आते हैं आपके उनमें नाइट्रोजन ही आता है, तो सबसे जो उपयोगी है वो क्या है? आपकी नाइट्रोजन, पौधा उगाने के लिए। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग में किया जाता है? तांबा, सोना, पारा, चांदी। देखो ये क्वेश्चन सबको पता होगा, जो थर्मामीटर है उसमें आपका मर्क्यूरी काम में लिया जाता है, मर्क्यूरी बताता है हमें उसका टेम्परेचर। इसके बाद चलिए आगे, एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है। देखो आप यहां से नहीं समझ पाओगे, डिफरेंट मास, परमाणु भार अलग अलग होता है। ध्यान रखना, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है, क्रमांक समान, और परमाणु भार अलग अलग है, उनको क्या बोलते हैं? हम आइसोटॉप्स बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है और परमाणु भार अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन के कितने होते हैं समस्थानिक? हाइड्रोजन के 3 होते हैं, ड्यूटीरियम, प्रोटियम और ट्राइट्रियम। तो ये हाइड्रोजन के हो गए, ऐसे ही कार्बन के होते हैं। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार अलग अलग है वो समस्थानिक होंगे, ध्यान रखना। और जिनके परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, वो आपके समभारित होंगे। इसके बाद चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? देखो हैजा, विब्रियो कोलेरी एक बैक्टीरिया है, उससे होता है। मलेरिया भी आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये भी आपका किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया, तो ये तीनों तो आपके बैक्टीरिया से हो गए, लेकिन जो आपका जुकाम है ये आपका वायरस से होता है, ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कॉमन कोल्ड। रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त होती है? रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन आपकी ध्यान रखना फफूंद या कवक भी आ जाता है ऑप्शन में। तो जो रोग प्रतिरोधक अपनी जो पेनिसिलिन की दवाई है, जो अमूमन हर बीमारी में हम ले लेते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक टैबलेट है, तो जो पेनिसिलिन है वो हमें फफूंद से प्राप्त होती है या कवक से प्राप्त होती है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, रक्तचाप की ग्रंथि। देखो आप देख रहे हो बेटा, साइंस के कई क्वेश्चनों का लेवल अच्छा है। देखो रक्तचाप की ग्रंथि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, कार्पस या थाइमस? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका एड्रिनल, या अधिवक्र ग्रंथि भी बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखना बेटा, काफी चीजों की देखो आप देख रहे हो, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं उनको बताना चाहूंगा कि काफी टर्म्स ऐसी है। देखो यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन एज इट इज ही आया है, तो उनकी अंग्रेजी भी याद कर लेना। अब इसमें हिंदी मीडियम वाले अधिवक्र ग्रंथि आ जाएगा तो कर देंगे, लेकिन ये नहीं आया तो अटक जाओगे, इसलिए सबका याद रखना है आपको। भूकंप की तीव्रता, देखो भूकंप की तीव्रता आपकी रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, रिएक्टर स्केल पर, और जो भूकंपीय तरंग है उनको सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। तो ध्यान रखना, जो भूकंप की इंटेंसिटी है, भूकंप की तीव्रता है, वो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, ब्रोमीन है। देखो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन के बारे में क्वेश्चन आया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ब्रोमीन
क्या है? तो ध्यान रखना, ब्रोमीन एक अधातु है, एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? देखो यहां पे ये क्वेश्चन है, कंप्लीट नहीं लिखवाया बेटा, ये इसको काट देना, ऑप्शन ए कर लेना है स्टार्च। ये टाइपिस्ट ने सही किया नहीं, स्टार्च ध्यान रखना। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च को देखो ध्यान रखना, लार क्या होती है हमारी, जो लार है वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ती है एमाइलेज एंजाइम की सहायता से, एमाइलेज एंजाइम की सहायता से, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम है उसकी सहायता से स्टार्च को शर्करा में तोड़ती है। देखो जो खाना होता है, कई बार आता है क्वेश्चन में, जो लार है वह खाना है, जो लार उसका पाचन प्रारंभ कर देती है, तो कई बार आता है कि जो खाना है, खाने का पाचन कहां से शुरू होता है, कई बच्चे कराते हैं पेट में से, लेकिन ध्यान रखना खाने का पाचन है वो लार से ही शुरू हो जाता है। लार है आपकी प्रोटीन, तेल, फाइबर, इनका पाचन नहीं कर सकती, ध्यान रखना इनका पाचन नहीं कर पाती है लार। तो लार क्या करती है? स्टार्च को किस में बदलती है? शर्करा में, एमाइलेज एंजाइम की सहायता से। इसके बाद चलिए आगे। देखो सांप की किस प्राणी के वर्ग में आता है? देखो सांप किस प्राणी के? स्तनपाई। देखो स्तनपाई आपके, स्तनपाई कौन होते हैं? आपके जैसे जो भी प्राणी हैं दूध पीकर बड़े होते हैं वो स्तनपाई की कैटेगरी में आते हैं आपके, ठीक है। उभयचर जो आपके जल और थल दोनों में रहते हैं वो उभयचर कशेरुकी, जिसमें आपके जैसे बेल वगैरह काफी जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो आती हैं। फरीफ्रप जो रेप्टिला है, जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखना। तो सांप कौन सी कैटेगरी में आता है आपका? इसमें ध्यान रखना उभयचर में आता है मेढक, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, हो सकता है परमानेंट जल में भी रह सकते हैं। तो सरीसृप वर्ग में कौन आता है आपका? सांप। जो भी रेंग कर चलते हैं वो आपके सरीसृप वर्ग में आते हैं या फरक कर चलते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? तो देखो सबसे पहले आओ, इसमें यौगिक दिया गया है, ये दो या दो से अधिक तत्वों से बनता है, दो से अधिक तत्वों से बनता है, दो या दो से अधिक तत्वों से बनता है। फाइबर क्या है? फाइबर आप जो खाना खाते हो, जो भी फल या अनाज खाते हो, तो वह भाग जो बिना पचे शरीर से बाहर आ जाता है, शरीर से बाहर आ जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका फाइबर होता है। और ध्यान रखना जो फाइबर है हमारी आंतों को साफ करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। अलॉय, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से क्या बनता है? अलॉय बनता है, जिसको हम मिश्र धातु भी कहते हैं। चलिए आगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर है, और फीमर कहां पे पाई जाती है? जांघ पे। यदि आपसे पूछे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आपकी स्टेपीज है, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। और स्टेपीज कहां पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। अब बिना समय गवाए बेटा मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। यदि 950 किलो आम का मूल्य 3800 है, देखो ध्यान से, 950 केजी का कितना है? 38,000 है। आपसे पूछा है इतने केजी का कितना होगा, तो देखो बेटा 38,000 बटा में 950 कर देंगे बेटा, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 555। जो वैल्यू दी है, वैल्यू 38,000 है, 950 किलोग्राम की है, तो बट्टा में 950 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ज्ञात करना है 555 का, तो मल्टीप्लाई 555 कर दो। ये इससे कितनी बार कट गया? 950 से 4 बार कट जाएगा। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 पंजे 20 और 2 22, तो कितना आ जाएगा? 22,200 रुपए आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर अगला। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करो। अब देखो श्रृंखला को पूरा करना है। 4, 9, 16, 25, देखते ही पता चल रहा है। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, कितना आ गया? 36 आ गया।
तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अगला देखो, इसके बाद देखो इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 212 गुणा 212, इसका देखो गुणा करना पड़ेगा। तो इसका गुणा करके देखेंगे हम, तो आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा करके देख लेना, नहीं तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है बेटा। ये 212 212 212 और 212 कितने हो गए, 424, 424 है, 200 400 हो गए तो 424 है। अब बेटा 200 से बड़ी है, 24 का दोगुना कर देंगे 448 हो जाएगा, 24 का दोगुना 48 हो गया 448, और 12 गुणा 12 कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा, 12 गुणा 12 144, तो इसका आ जाएगा 449 44। ठीक है बेटा, ये देखो ट्रिक है डायरेक्ट शॉर्ट गुणा करने की। मान लो 312 312 होता तो 300 या 900 हो जाता, और ये 212 300 या 900 हो जाता, 12 या 36, 36 का हम 3 गुना कर देते। तो ये ट्रिक ऐसी है बेटा, यहां नहीं समझा सकता, क्लास में ही बता देता हूं बच्चों को मैं ये। तो इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 449 44। अब ये देखो बेटा भैया, 64 की पावर 2/3 और इसकी पावर 1/2। देखो यहाँ 3 है, 64 देखो पहले 4 की घात कितना है बेटा, 4 की घात 3 है, लिख सकता हूं, कोष्टक हटा दो, डायरेक्ट गुणा कर दो, इनका जो पावर है 2/3 और गुणा 1/2, ये आ गया 3 से 3 2 से 2, कितना बचा 4। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा। इसके बाद चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% अपने जीपीएफ में लगाता है। जीपीएफ में देखो वेतन, मान लो उस व्यक्ति का वेतन 100 है, जीपीएफ में कितने लगाए 10, तो शेष वेतन कितना बचा 90, लेकिन शेष मासिक वेतन कितना है उसका, जीपीएफ कटने के बाद 13,500। तो उसका जीपीएफ ज्ञात करना है बेटा, वैल्यू सिस्टम लगा दो आप। मासिक वेतन जीपीएफ के बाद कितना बचता है 13,500, लेकिन यहाँ पे कितना है 90 जीपीएफ कटने के बाद, और जीपीएफ कितने रुपए 10 है, तो 10 का गुणा कर दीजिए, ये कट गया 9 से कितनी बार कट गया 150 बार, तो कितना आ गया ये आपका 1500 रुपए, 1500 रुपए आ जाएगा। तो इसमें देख लो 1500 कहां पर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो सीधा सीधा सा है, आदमी अपने वेतन का जो 10% है वो जीपीएफ में दे रहा है, तो जीपीएफ में 10 दे दिया, टोटल वेतन 100 है, उसके पास कितना बचा, अब 90 रुपए बचा, 90 बचा, लेकिन यहां वेतन कितना है बेटा 13,500, तो 13,500 बटा 90, जीपीएफ पूछा है तो गुणा कितने का कर दीजिए 10 का कर दीजिए। इसके बाद आगे, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो वृत्त की परिधि 2πr 88 है, तो r बराबर 88 बटा 2π, या 88 बटा 2 गुणा 22 बटा 7 ऊपर आ जाएगा, 88 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22 से 4 बार कट गया, 2 बार कट गया, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। रेडियस पूछे तो 14 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछता है कि व्यास कितना होगा, तो त्रिज्या और व्यास में हमें संबंध पता है, जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या का डबल होता है बेटा। इसके बाद चलो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है इनको, 2πr बराबर जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे कर देना है, 2πr बराबर कर दो आप, दिया गया है आपके पास 88 है, तो r का मान आ जाएगा 88 बटा 2π, और इसको सॉल्व कर देना है। इसके बाद आओ अगला, एक ट्रेन की चाल, देखो चाल कितनी है आपके पास 75 किलोमीटर पर आवर, समय 45 मिनट है बेटा, 45 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, 3/4 घंटे आ गया। देखो यूनिट विल बी सेम, यूनिट सेम रखनी है, जब आपके पास चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय भी घंटे में लेना है, हमें ध्यान रखना 45 मिनट है, 45 मिनट को घंटे में बदलेंगे कैसे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो 45 मिनट में कितना हो गया 45/60। अब दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय, चाल आपके पास 75 हो गया, समय 3/4 हो गया, 225/4 हो गया, 225 में भाग दो, 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 4 छिक्की 24,
तो 56 देख लो कहाँ आ रहा है बेटा, 56.25 ही आ जाएगा। ठीक है, 56.25 किलोमीटर। चलिए इसके बाद आगे, यदि r प्लस एस बराबर, देखो r प्लस एस बराबर 8, आर एस बराबर -12, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इधर देखो बेटा, यहीं से चलेंगे, r प्लस एस बराबर 8, तो इसका आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड में ऐसे, तो इसका स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2RS बराबर 8 का स्क्वायर 64, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 64, ये इधर जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, -2RS, 64 माइनस 2RS। अब देखो बेटा 2RS, RS का मान कितना है -12, तो 2 इंटू में -12 करेंगे, 64 प्लस 24, यह आ जाएगा आपका 88 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहले वाला ही होगा, 88 वाला होगा। चलिए आगे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और उनका महत्तम समाप्यवर्तक 15 है, तो बताइए उनका लघुत्तम समाप्यवर्तक कितना होगा। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम पूछा है। तो देखो हमें पता है बेटा, एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लैसे गुणा में से। अब देखो बेटा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा दे ही रखा है, 4525 है। महत्तम समाप्यवर्तक कितना है उनका, 15, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो बेटा एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, 4725 बटा 15 आ जाएगा नीचे, 15 तिया 45, आगे देखो बेटा 15 तिया 45 हो गया, 22 हो गया, 15 एकम 15, तो आगे मत करो चेक, हो जाएगा यहीं पे, 15 5 75 आ जाएगा उसके बाद में। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, इनका औसत ज्ञात करना है। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, औसत होता क्या है, औसत होता है, औसत का योग बट्टा राशियों की संख्या, ये होता है औसत। सबको जोड़ दो, 10 20 30 40 50 बटा में 5 आ गया, टोटल संख्या कितनी है 5। जोड़ो बेटा 50 और 40 90, 120 और 30, 150 बट्टा 5 कितना आ गया 30। वैसे भी ध्यान रखना जो औसत होता है बेटा बिल्कुल बीचों बीच का मान होता है। औसत क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच का मान, और यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच का मान क्या है 30 है। तो बिल्कुल बीचों बीच का मान क्या होता है, औसत होता है, और बिल्कुल बीचों बीच का मान क्या है अपना 30 है। इसके बाद चलिए आगे, 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बेटा ये तार है 1 मीटर लंबा, या मैं बोलूं बेटा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां जो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो 100 सेंटीमीटर। अब हमने इस तार को मोड़ दिया, देखो इस तरीके से मोड़ दिया यूं, और इस तार को मोड़कर हमने एक वृत्त बना दिया, और आपसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। देखो बेटा जब मैं इस तार को मोड़ दूंगा, जब मैं इस तार को इस तरीके से मोड़ दूंगा, और इसको मोड़ने के बाद जो इसकी लंबाई है, जो इसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई यहां पे आ जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, वृत्त की परिधि 2πr, ये कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, तो r बराबर 100 बटा पाई, ये आपके पास त्रिज्या आ गई। अब क्षेत्रफल पूछा है बेटा, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का बताओ, πr स्क्वायर, तो यहां पे पाई की जगह पाई, r का 100 बटा पाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 100 बटा पाई का स्क्वायर। अब देखो पाई गुणा में 100 गुणा 100 बटा में पाई गुणा पाई, पाई से पाई काट दो, अब यहां करेंगे बेटा 100 गुणा ये 10,000 बटा 22 बटा 7 है, 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 70,000 बटा 22, और जब हम इसका भाग देंगे तो आपका सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 795.45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो तार है बेटा, तार लंबा है, उसको मोड़ा हमने इस तरीके से, और उसको मोड़ देंगे हम ऐसे, तो जो मुड़ के
जो उसकी लंबाई है वो उसकी परिधि में कन्वर्ट हो जाएगी, और परिधि 2 पाई आर होती है, वहां से आर का मान निकाल देंगे और उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे आसानी। अच्छा पेपर है बेटा, ये ध्यान रखना। आप देख रहे हो सारे सेक्शन अच्छे हैं इसके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला आओ, यदि 3 माइनस 8 बराबर 6 माइनस एक्स है, 3 माइनस 8 बराबर 6 माइनस एक्स है, तो ये -5 बराबर 6 माइनस एक्स, तो अब ये -5 ये इधर आएगा -6 माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया -11 बराबर माइनस एक्स, माइनस से माइनस एक्स का मान कितना आ जाएगा 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा 11 होगा। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 43। यदि 5% के हिसाब से, यदि 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपए लग रहा है, इस हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपए। 1 वर्ष का, इधर देखो बेटा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5% की दर से 3 वर्ष का कितना हो गया 15। मूलधन पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम लगाओ बेटा। ब्याज के नीचे ब्याज, ब्याज कितना है देखो आपके पास, कितना है ब्याज 180 रुपए, यहां पे ब्याज कितना है 15। देखो जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा, तो ब्याज के नीचे ब्याज आ जाएगा, और मूलधन कितना मानते हैं हम 100। 15 से ये 12 बार कट गया, कितना आ गए 1200 रुपया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1200। दोबारा देख लो, 5% की दर से 3 साल का ब्याज होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, लेकिन यहां ब्याज 180 दे रखा है, तो 5 तिया 15, 180 ब्याज है, ब्याज के नीचे ब्याज, और आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो मल्टीप्लाई बाई कितने का हो जाएगा 100 का हो जाएगा। इसके बाद आओ 640 का 45%, 45 बटा 100 प्लस 450 का 64% बराबर 1440 का x%। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल देना है बेटा हमें। यहां देखो 0 से 0, इनका गुणा करेंगे बेटा, इसका और इसका गुणा करेंगे, और यहां पे भी देखो काट दो एक बार 0 से 0, ये 5 से 9 बार कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 2 से ये कितनी बार कट गया 32 बार कट गया, 9 दूनी 18 हो गया, और 9 तिया 27 हो गया, और एक 28, 288 प्लस, ऐसे यहां पे काट दो बेटा, सेम कंडीशन बन रही है यहाँ पे बिल्कुल, तो यहाँ भी 288 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 0 से 2 0 से, सॉरी 1 0 से 1 0 काट दो, 144 x बटा 10, तो ये जोड़ेंगे बेटा 576 बराबर, या फिर मैं कहूं 576 गुणा 10 बटा में 144 बराबर x, और ये 144 से 4 बार कट जाएगा, तो ये x का मान कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 40%। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में ऐसा, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, बाकी कैलकुलेशन से ज्यादा नहीं है कुछ भी बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखो बेटा 700 का 145% प्लस 22.99 गुणा में 15.5। देखो ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखो आपको यहां पे इनका गुणा ही करना है बेटा, ध्यान रखना, इनका 145% 700, सॉरी ये 700 नहीं है, 700.05 है, 0.05 है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, कैलकुलेशन है, लास्ट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अब मैं बात वही है, या तो इनका डायरेक्ट गुणा आप करो, या फिर मैं इनका डायरेक्ट गुणा करके बताऊं, तो वो उसमें फिर टाइम वेस्ट करना ही है। आप इसको सॉल्व कर लेना और देख लेना, सॉल्व करके मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो लास्ट वाला है 1331.41 वाला। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है आपका आंसर पूरा नहीं आए, लगभग में भी आ जाए, तो लगभग में भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे, किसी कोड भाषा में क्लॉक को देखो उल्टा लिख दिया बेटा, सी को इधर ले आए, एल को इधर लास्ट में आ गया, ओ इधर लास्ट में आ गया, सी इधर लास्ट में आ गया, के इधर आ गया पहले। अब स्टेप्स को लिखना है, तो बेटा एफ इधर आ गया, फिर पी आ गया, फिर ई आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ पी ई
टीएफ, SPE TF आ जाएगा इसमें।